Hi, good morning, student. In this lecture, we are discussing about Mendeleism. इससे पहले जो लेक्चर है उसमें हमने इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स पढ़ा था, जहाँ पर हमने प्री मेंडलिज्म तक पढ़ा था। अब हमें पढ़ाना है मेंडलिज्म। तो देखो मेंडलिज्म जो है मतलब प्री मेंडलिज्म तक हमने कंप्लीट किया था। अब मेंडलिज्म देखते हैं। जो मेंडलिज्म है यानी कि नाम से ही पता है, मैंने बताया था आपको, हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो फादर ऑफ जेनेटिक्स है ग्रेगर जॉन मेंडल। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म्ड बाय मेंडल ऑन जेनेटिक्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी प्रोसेस एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स आर नोन एज मेंडलिज्म। तो ये डेफिनेशन है मेंडलिज्म की। क्या? एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म्ड बाय मेंडल ऑन जेनेटिक्स एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटरी प्रोसेस, किसका? हेरिडिटरी प्रोसेस का, एंड फॉर्मुलेशन ऑफ प्रिंसिपल्स आर नोन एज मेंडलिज्म। अब देखो इसके बाद जो मेंडल की थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। मेंडल बोर्न ऑन जुलाई 22, 1822। ठीक है, मतलब मेंडल का पैदा हुआ जुलाई 22, 1822 को। ये डेट याद रखना है। एट हेंजेनडोर्फ इन ऑस्ट्रिया, और ऑस्ट्रिया के कौन से विलेज में? सेलेसिया विलेज में। इस विलेज का नाम याद रखना। He worked on pea plant, Pisum sativa, कितने तक? 1856, 57 to 1863। अब देखो मेंडल ने, ये हम पी प्लांट इसलिए लिखते हैं क्योंकि इससे इसको रिजल्ट मिला था। ऐसा नहीं है कि मेंडल ने कहीं और पर वर्क नहीं किया। मेंडल ने जो है वो राजमा एंड हनी बी पे भी वर्क किया था, लेकिन वहां से उसको रिजल्ट नहीं मिला। यानी कि यहाँ पे लिख देता हूं, ऑल्सो वर्क ऑन हनी बी एंड राजमा। ठीक है, तो इसने राजमा और हनी बी पे भी वर्क किया था। His experiment were published in the Science Journal। कौन सा था? नेचर फॉर स्कैंडरबरी, जर्नल का नाम था, इन 1866। और ये जो जर्नल था जर्मन लैंग्वेज में था, जिसका टाइटल था वर्च्यू ओवर पी फ्लेजेन हाइब्रिडियन एंड पब्लिश्ड बाय नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी ऑफ ब्रूनो। ये साइंस का जो जर्नल था उसको इस सोसाइटी ने पब्लिश किया था। A paper of Mendel by the name of experiment in plant hybridization। Mendel died in 1884 due to kidney disease, और kidney disease मतलब ब्राइट डिजीज की वजह से उसकी डेथ हो गई थी। अब यानी कि मेंडल ने, देखो इसके भी कंट्रोवर्सी है। कोई बुक इसको 1856 से 1863 बोलती है, कुछ बुक 1857 से 1864 बोलती है। तो इसमें क्या है, आपको एनसीईआरटी डाटा लेके चलना है। मेंडल ने 7 ईयर तक एक्सपेरिमेंट किए थे। ठीक है, इसके बाद जब मेंडल बिना कोई क्रेडिट लिए मर गया, मतलब उसकी डेथ होगी कोई विदाउट एनी क्रेडिट, तो यानी कि 1866 में उसके रिजल्ट पब्लिश हुए, 1884 में डेथ हो गई। अब उसके डेथ के अप्रोक्सीमेट 16 ईयर्स बाद, यानी कि आफ्टर 16 ईयर द डेथ ऑफ मेंडल, 3 साइंटिस्ट, कौन कौन से? कार्ल कोरेंस, हुगो डी वेरीज और टिसरमार्क। तो इन्होंने क्या किया? रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। तो क्वेश्चन ये आता है कि 1900 इज फेमस फॉर, तो 1900 फेमस फॉर रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म। तो यहाँ पे देखेंगे कार्ल कोरेंस, ये जर्मनी का साइंटिस्ट था। इसने एक्सपेरिमेंट किया था मेज प्लांट पे। इस पे एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट ऑन मेज प्लांट। ठीक है, दूसरे साइंटिस्ट थे हुगो डी वेरी, ये हॉलैंड के थे। कहाँ के थे? हॉलैंड के। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था किस पे? इवनिंग प्राइमरोज पे, जिसको हम 4 o'clock प्लांट भी बोलते हैं। और इन्होंने क्या किया? He republished the Mendel's result in 1901 in Flora magazine। तो क्वेश्चन ये बनता है, who republished the Mendel's result in Flora magazine? तो हुगो डी वेरीज।
नेक्स्ट साइंटिस्ट जो मेंडल के नेटिव कंट्री के थे, एरिक वॉन टिशरमार्क, जो कि ऑस्ट्रिया के ही थे। इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था डिफरेंट फ्लावरिंग प्लांट्स पे इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। ठीक है, तो इन तीनों साइंटिस्ट को जाता है क्रेडिट फॉर द रीडिस्कवरी ऑफ मेंडलिज्म, या मेंडल के रूल को रीडिस्कवरी करने का क्रेडिट जाता है। अब क्या है, जो कोरेंस था, कार्ल कोरेंस, जर्मनी का, इसने सबसे शुरू में 2 लॉज ऑफ मेंडलिज्म दिए थे। मेंडल के जो 2 लॉ हैं, फर्स्ट और सेकेंड, वो कोरेंस ने दिए थे। कौन कौन से? फर्स्ट लॉ था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमीट्स। सेकेंड लॉ है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। ये सेकेंड लॉ है, कैसे होगा अभी मैं बताऊंगा आपको डिटेल में। थर्ड लॉ है लॉ ऑफ डोमिनेंस, और फोर्थ है लॉ ऑफ पेयर फैक्टर। ये 4 लॉज हैं मेंडलिज्म के। अब इसके बाद देखते हैं क्या कि रीजंस फॉर नॉट रिकॉग्नाइजिंग हिज वर्क, मतलब मेंडल के वर्क को रिकॉग्नाइज क्यों नहीं किया गया, इसके क्या रीजन हैं। तो देखेंगे, देखो सबसे बड़ी बात, जो मेंडल था ये बायोलॉजिस्ट नहीं था, ये क्या था, ये एक मैथमेटिशियन था, स्टैटिक्स पढ़ाता था बेसिकली। ठीक है, तो अब क्या था कि कोई एक बायोलॉजिस्ट अगर कोई एक्सपेरिमेंट ना करके कोई अदर साइंटिस्ट करता है तो फिर उसके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। दूसरा क्या था कि जिस टाइम पे इसने वर्क किया उस टाइम पे जो डार्विन है, चार्ल्स डार्विन, उसकी जो थियरी थी यानी कि एवोल्यूशन थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, वो पब्लिश हुई थी। और जो डार्विन बेसिकली एक इंग्लिश साइंटिस्ट था, और उस टाइम पे मोस्ट ऑफ कंट्री में ब्रिटिश राज चलता था। ठीक है, अब ब्रिटिश राज चलता था, जितने भी साइंटिस्ट थे ब्रिटिश ने सबको इस पे डार्विन थ्योरी को स्टडी करने में लगा दिया, तो इसके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। फिर मेंडल का जो रिजल्ट था वो एक लोकल न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ, तो लोकल न्यूज़पेपर एक लोकल एरिया तक ही रहेगा, आगे तक वो मूव नहीं कर पाया। ठीक है, फिर इसका जो एक्सपेरिमेंट था अपने टाइम से बहुत आगे का था, क्योंकि उस टाइम पे ना तो जीन की डिस्कवरी हुई थी ना कुछ, तो इसलिए इसके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। तो लिखते हैं रीजंस फॉर नॉट और रिकॉग्नाइजिंग हिज वर्क। कौन कौन से रीजन है अभी बताया मैंने। सबसे पहला रीजन है बायोलॉजिस्ट वर preoccupied with Darwin's evolution theory of natural selection. जितने भी बायोलॉजिस्ट थे वो सब प्री ऑक्यूपाइड थे विद डार्विन्स एवोल्यूशन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। उसमें सारे के सारे साइंटिस्ट इन्वॉल्व थे उसको स्टडी करने में, तो इसलिए इसके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। सेकेंड रीजन, मेंडल्स वर्क was published in a non-popular journal.
मतलब मेंडल्स के वर्क को एक नॉन पॉपुलर जर्नल में पब्लिश किया गया। तो नॉन पॉपुलर है मतलब एक एरिया लिमिटेड है, तो आगे तक उसके जो भी था मतलब पूरे कंट्री में या पूरे वर्ल्ड में वो पब्लिश नहीं हुआ, एक लोकल एरिया तक रह गया। नेक्स्ट है इसका थर्ड रीजन, हिज वर्क was quite ahead of his time। मतलब उसका जो वर्क था वो उस टाइम से बहुत आगे का एडवांस में था, इसलिए उसके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। ये 3 मेजर रीजन है जिससे उसके वर्क को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया। फिर देखते हैं मेंडल सक्सेस क्यों हुआ, मतलब कि मेंडल ने ऐसा किया कि जो वो सक्सेस हो गया आफ्टर डेथ ही हुआ, फिर भी सक्सेस हुआ। तो रीजंस फॉर मेंडल सक्सेस, मेंडल्स सक्सेस कौन कौन से हैं? सबसे पहला कि जो मेंडल है उसने एक टाइम पे 1 या 2 कैरेक्टर को ही स्टडी किया, यानी कि मेंडल स्टडी इनहेरिटेंस ऑफ 1 or 2 characters at a time। मतलब मेंडल ने एक टाइम पे 1 या 2 कैरेक्टर को भी स्टडी किया, इसलिए बोलते हैं मेंडल बहुत लकी भी था। ठीक है। दूसरा था उसने जो मटेरियल सेलेक्ट किया गार्डन पी मतलब पाइसम सेटिव, तो वो उसका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है। आपको रिजल्ट देखने के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, बहुत जल्दी मिल जाएगा 2-3 महीने में। ठीक है, यानी कि सिलेक्शन ऑफ मटेरियल यानी कि सिलेक्शन ऑफ गार्डन pea plant is suitable for his study। इसके बाद यानी कि इसके जो मटेरियल था उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे जो मैंने अभी बोला, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं पी प्लांट के, नोट करते चलिए। इसमें क्या है यानी कि कैरेक्टर देखेंगे पी प्लांट के। सबसे पहला कैरेक्टर शॉर्ट लाइफ स्पैन, मतलब जो पी प्लांट है उसका लाइफ स्पैन बहुत ही कम होता है, कितना 2 to 3 मंथ। दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, इसमें डिफरेंट वैरायटी आपको मिल जाएंगी। हैज मैनी contrasting traits। फिर इसमें सेल्फ पोलिनेशन की भी कैपेसिटी होती है। नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन is present
present in pea plant. In pea plant मतलब कि पी प्लांट में नेचुरल सेल्फ पोलिनेशन प्रेजेंट होता है। और क्या इसका प्रॉपर्टी होगा? इजी टू कल्टीवेट, मतलब आप इसको कहीं पर भी इजीली ग्रो करवा सकते हैं। ये कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसके मटेरियल के। अब इसके बाद क्या है, यहाँ पर मैंने अभी आपको बोला कि मेंडल्स वाज लकी बिकॉज उसने एक साथ एक या दो कैरेक्टर को लिया, ना तो वहां पर लिंकेज हो पाया, ठीक है, और ना ही इनकम्प्लीट डोमिनेंस का वहां पर पता लगा, ठीक है। यानी कि जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस के बारे में नहीं लिया, यानी कि उसने अगर एक साथ दो कैरेक्टर को स्टडी किया तो उसने वो वाले कैरेक्टर नहीं लिए जो एक ही क्रोमोसोम पर थे। अगर करे तो उनकी डिस्टेंस काफी ज्यादा थी, तो इसलिए लिंकेज नहीं हो पाया वहां पर, ठीक है। तो इसलिए मेंडल लकी भी था। टेक्निक यूज बाय मेंडल, तो मेंडल ने कौन कौन सी टेक्निक यूज की? सबसे पहला उसने किया था इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन इसका मतलब होता है जो प्लांट उसने क्या किया था, फीमेल प्लांट कंसीडर किया, उस प्लांट के फ्लावर से मेल पार्ट यानी कि एंथर को रिमूव कर दिया, ठीक है। तो रिमूविंग ऑफ एंथर, रिमूविंग ऑफ एंथर इज कॉल्ड इमस्कुलेशन। तो टेक्निक यूज बाय मेंडल, सबसे पहली टेक्निक उसने किया था इमस्कुलेशन। इमस्कुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ या रिमूविंग ऑफ एंथर, यानी कि द प्लांट which used as a female plant then anther of that plant's flower remove, मतलब जिस प्लांट को मेंडल ने फीमेल प्लांट कंसीडर किया, उस प्लांट के फ्लावर से एंथर रिमूव कर दिए, तो उसको बोलते हैं हम लोग इमस्कुलेशन। सेकंड टेक्निक यूज बाय मेंडल बैगिंग। बैगिंग मतलब कि जब उसने डिजायर मतलब सेल्फ पोलिनेशन ना करा के क्रॉस पोलिनेशन कराया, तो वहां पर कोई अनवांटेड पोलन ग्रेन लैंड ना कर जाए स्टिग्मा पे, इसके लिए उसने कौन सी टेक्निक यूज की? बैगिंग, ठीक है। मतलब विद द हेल्प पैकिंग ऑफ फ्लावर विद द हेल्प ऑफ पॉलीबैग to prevent cross pollination या unwanted pollination, ठीक है। तो ये दो टेक्निक यूज की थी मेंडल ने। अब मेंडल के जो 7 कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेस थे वो कौन कौन से थे, यानी कि 7 कैरेक्टर जो मेंडल ने स्टडी किए थे पाइसम सेटिवम के, वो कौन कौन से थे ट्रेट, कौन कौन से क्रोमोसोम नंबर पे थे, अब हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो मेंडल सेलेक्टेड Mendel selected 7 characters or 7
pairs of seven pair of contrasting traits. वे कौन कौन से थे देखते हैं उसको हम। तो देखो सबसे पहला कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स कौन सा था, लेंथ ऑफ प्लांट, यानी कि नेम ऑफ कैरेक्टर, क्रोमोसोम नंबर, उसका डोमिनेंट एंड टॉप, यानी कि नेम ऑफ कैरेक्टर या सिंपल सी बात क्रोमोसोम नंबर, डोमिनेंट और रेसेसिव क्या है। सबसे पहला कैरेक्टर मैं ले रहा हूं लेंथ ऑफ प्लांट। लेंथ ऑफ प्लांट का जो जीन था वो 4th क्रोमोसोम पे स्टडी किया गया था। इसका डोमिनेंट होता है टॉल और रेसेसिव होता है ड्वार्फ। सेकंड कैरेक्टर उसने लिया था फ्लावर पोजीशन। फ्लावर पोजीशन का जो जीन था वो भी 4th क्रोमोसोम पे था। इसका जो डोमिनेंट होता है एक्सियल होता है और रेसेसिव टर्मिनल, एक्सियल एंड टर्मिनल। से थर्ड कैरेक्टर होता है इसका कौन सा, शेप ऑफ पोल। ये कैरेक्टर भी 4th क्रोमोसोम पे था। इसका जो डोमिनेंट होता है वो इनफ्लेटेड होता है, इनफ्लेटेड, और इसका रेसेसिव होता है कंस्ट्रक्टेड। कंस्ट्रक्टेड। उसके बाद नेक्स्ट आता है कलर ऑफ पोल। कलर ऑफ पोल ये 5th क्रोमोसोम पे स्टडी किया गया था। इसका जो डोमिनेंट होता है वो ग्रीन होता है और रेसेसिव येलो होता है। नेक्स्ट था इसका शेप ऑफ सीड। शेप ऑफ सीड ये कैरेक्टर था 7th क्रोमोसोम पे था। इसका जो डोमिनेंट होता है वो राउंड होता है और रेसेसिव रिंकल। रिंकल। इसके बाद जो 6th कैरेक्टर है वो कलर ऑफ कोटिलिडन्स होता है। कलर ऑफ कोटिलिडन ये 1st क्रोमोसोम पे था। इसका जो डोमिनेंट होता है वो येलो होता है और रेसेसिव इसका ग्रीन होता है। कलर ऑफ कोटिलिडन। इसके बाद कलर ऑफ फ्लावर होता है। कलर ऑफ फ्लावर ये 1st क्रोमोसोम पे था और इसका डोमिनेंट होता है वॉयलेट और रेसेसिव होता है व्हाइट। तो ये 7 कैरेक्टर्स की हमने लिस्ट बनाई। ये 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th, 6th और 7 कैरेक्टर थे और यानी कि 7 कंस्ट्रक्टिंग ट्रेट्स हैं। और कितनी वैरायटीज हो गई, 14। अब इसमें देखना है कि कितने क्रोमोसोम इसने मेंडल ने स्टडी किए थे, तो वो इस तरीके से याद रखना होता है। देखो हमें पता है कि इंडिया में जो फर्स्ट स्टेट ट्रिक है, इंडिया में सबसे पहले इंडिपेंडेंस के जो फाइट लड़ी गई थी वो 1857 में थी, जिसको हम 1857 की क्रांति बोलते हैं। याद करने की ट्रिक है 1457 की क्रांति यानी कि 1457 रेवोल्यूशन 2311 को एंड हो गया, फिनिश्ड बाय 2311। मतलब 1457 की क्रांति 2311 को खत्म हो गई। मतलब
फर्स्ट क्रोमोसोम पे 2 कैरेक्टर, फोर्थ पे 3, फिफ्थ पे 1 और 7 पे 1। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है। ऊपर क्रोमोसोम नंबर है और नीचे नंबर ऑफ ट्रेट्स हैं, यानी किसने क्रोमोसोम पर कितने ट्रेट्स वहां पर प्रेजेंट थे। तो ये है हमारा। अब इसके बाद नंबर आता है टेक्निक, हम पढ़ ही चुके हैं इसमें। मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ेंगे सबसे पहले। अब हम पढ़ते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसको नोट कर लेंगे। सबसे पहले हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस देखेंगे। तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? देखो, जब हम किसी यानी कि एक टाइम पे केवल एक कैरेक्टर के ट्रांसमिशन की बात करते हैं, यानी कि when we consider the inheritance of one character at a time in a cross, it is called monohybrid cross. Because when we consider the inheritance of one character at a time, inheritance of one character at a time in a cross, ठीक है, is called मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हम उसको मोनोहाइब्रिड क्रॉस बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं, एक कैरेक्टर मैंने लेंथ ऑफ प्लांट लिया, उसका डोमिनेंट क्या था और रेसेसिव क्या था। डोमिनेंट था इसका टॉल, रेसेसिव था ड्वार्फ। इसको डोमिनेंट कैरेक्टर को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और रेसेसिव को जो हमने कैपिटल लिया उसी का स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये इसके पेरेंट्स हैं। जब हम इसके गैमीट बनाएंगे, अभी मैं बताऊंगा कैसे गैमीट बनेंगे। इसका गैमीट बना कैपिटल टी और इसका गैमीट बना स्मॉल टी, ये बने गैमीट्स। जब गैमीट का फ्यूजन हुआ तो बना कैपिटल टी स्मॉल टी। ये हमारी आई F1 जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन आ गई, ठीक है, F1 जनरेशन आ गई। और ये जो होंगे, मैंने आपको बताया था कि डोमिनेंट कैरेक्टर अपने आप को होमोजाइगस एज वेल एज हेटेरोजाइगस दोनों कंडीशन में एक्सप्रेस करता है। तो ये आएंगे टॉल, फर्स्ट जनरेशन ऑल टॉल, ठीक है, सारे के सारे लंबे होंगे। अब इसके बाद हम इसकी सेकंड जनरेशन में ले जाएंगे, इसमें सेल्फिंग करा देंगे। सेल्फिंग मतलब खुद से इसका क्रॉस करवा देंगे, ठीक है। तो जब हमने इसकी सेल्फिंग कराई तो देखो, यूनिट स्क्वायर चेकर बोर्ड की बात कर लेते हैं। अब हम आरसी यूनिट ने दिया था, इसमें जो इस डायरेक्शन में रहेगा, इधर हम मेल कंसीडर करते हैं और इधर फीमेल कंसीडर करते हैं। मतलब जो हॉरिजॉन्टल है मेल गैमेट और जो वर्टिकल है उसमें हम फीमेल गैमेट कंसीडर करते हैं। तो सेल्फिंग कराई थी,
ये गैमेट बनेंगे उसके। तो देखो ये आ जाएगा, देखो ये कैपिटल टी, ये कैपिटल टी, दोनों कैपिटल टी आ गए, इधर का कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, फिर ये कैपिटल टी, ये स्मॉल टी, दोनों स्मॉल टी। ये मेथड होता है कि सबसे पहले हम डोमिनेंट कैरेक्टर ही रखेंगे, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो। तो देखो ये कैसा होगा, टॉल होगा दिखने में, ये भी कैसा होगा, टॉल, क्योंकि एक कैपिटल टी है, डोमिनेंट है, टॉल, और ये दोनों रेसेसिव हैं, तो ये ड्वार्फ होगा। फेनोटाइपिक रेशियो की बात कर लेते हैं, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस कैसा है इनका। फेनोटाइपिक रेशियो यानी कि टॉल कितने हैं, ड्वार्फ कितने हैं। तो कितने टॉल हैं, 1 2 3, ड्वार्फ 1। दूसरा जीनोटाइपिक रेशियो की बात करते हैं। जीनोटाइपिक रेशियो मतलब जेनेटिक मेकअप कितना है। देखो कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, स्मॉल टी स्मॉल टी। कैपिटल टी वाले कितने हैं, 1, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले 2, स्मॉल टी वाले 1। ये जीनोटाइपिक रेशियो आ गया इसका, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। तो चेकर बोर्ड मेथड में यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ये हमारा चेकर बोर्ड है, क्या रहेगा, नोट करते चलना इसका। चेकर बोर्ड मेथड, इसको सबसे पहले किसने यूज किया था, फर्स्ट टाइम it was used by R.C. Punnett। कौन से ईयर में किया था, इसने अप्रोक्सीमेट 9, जब मेंडल की डिस्कवरी हुई तब इसने किया था। इसलिए आरसी पुनेट का बर्थ हुआ था 1875 और डेथ हो गई थी 1967 को। ठीक है, तो मेल गैमीट इसमें जो मैंने अभी बताया था आपको, मेल गैमीट्स lies horizontally and female gamete lies vertically। मतलब फीमेल कहां पर होंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में रहेंगे और मेल हॉरिजॉन्टल में रहेंगे। तो ये हमारा है यहाँ पर मोनोहाइब्रिड क्रॉस कंप्लीट होता है। इसके कंक्लूजन देख लेते हैं, क्या क्या कंक्लूजन निकल के आया था मोनोहाइब्रिड क्रॉस में। यानी कि कंक्लूजन ऑफ मोनोहाइब्रिड क्रॉस। Conclusions of monohybrid क्रॉस। सबसे पहला कंक्लूजन क्या था,
फर्स्ट कंक्लूजन ने बताया पोस्टुलेट्स ऑफ पेयर कैरेक्टर, मतलब कि जो भी कैरेक्टर है वो पेयर में रहते हैं, चाहे वो डोमिनेंट हो या रेसेसिव हो। तो इसलिए हम इसका जो फर्स्ट है उसको बोलते हैं पोस्टुलेट्स ऑफ पेयर कैरेक्टर। ये फर्स्ट कंक्लूजन था, पोस्टुलेट्स postulate of pair character। फर्स्ट कंक्लूजन है, यानी कि each character is controlled by say a pair of unit factor, ठीक है। मतलब हर एक कैरेक्टर, ईच कैरेक्टर इज कंट्रोल्ड बाय पेयर ऑफ यूनिट फैक्टर। हर एक कैरेक्टर को यूनिट फैक्टर यानी कि जीन कंट्रोल कर रहा होता है। सेकंड कंक्लूजन क्या था इसका? सेकंड कंक्लूजन बोल रहा है पोस्टुलेट्स ऑफ डोमिनेंस। डोमिनेंस, पोस्टुलेट ऑफ डोमिनेंस मतलब कि जो डोमिनेंट है वो अपना आप को रख रहा है। जो फर्स्ट प्रोजेनी में रेसेसिव कैरेक्टर अपीयर नहीं हुआ था तो सेकंड प्रोजेनी में अपीयर हुआ, क्योंकि फर्स्ट प्रोजेनी में क्या था, ऑल टॉल थे। सेकंड प्रोजेनी में क्या था, 3 टॉल थे और 1 ड्वार्फ था, ठीक है। 3:1 आया था फिनोटाइपिक रेशियो। तो इन द प्रेजेंस ऑफ dominant unit factor, recessive unit factor cannot express itself, ठीक है। एंड दिस इज नोन एज conclusion of dominance। conclusion of dominance, ये डोमिनेंस का कंक्लूजन था। इसके 2 एक्सेप्शन हैं। तो एक्सेप्शन आगे इसके कौन कौन से हैं? सबसे पहला है इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस। इनकम्प्लीट डोमिनेंस और सेकंड इसका एक्सेप्शन है कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस ये आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में, यानी कि पोस्टुलेट्स ऑफ डोमिनेंस। थर्ड कंक्लूजन है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है कि जब गैमेट फॉर्मेशन होते हैं तो दोनों जो कैरेक्टर्स हैं वो आपस में सेग्रीगेट कर जाते हैं, अलग हो जाते हैं, डिफरेंट गैमेट में जाते हैं, ठीक है। तो ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन the unit factor of a pair segregate
segregate randomly and transfer inside different gametes। मतलब जब गैमेट फॉर्मेशन होता है तो जो भी उसमें एलील्स हैं वो अलग अलग मूव कर जाते हैं, डिफरेंट गैमेट्स में चले जाते हैं। ठीक है, इसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है, हाँ ये है कि आगे जो है इसका एक्सेप्शन बन सकता है जो कि नॉन डिसजंक्शन है। ठीक है, यानी कि देयर इज नो एक्सेप्शन of law of segregation। ठीक है, और सेग्रीगेशन जो है वो एसेंशियल प्रोसेस होता है, जितने भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म हैं उनमें ये होगा। तो देखते हैं इसका क्या होता है। ये सेग्रीगेशन is essential during the meiotic division in all sexually reproducing organism। मतलब जिनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सेग्रीगेशन होगा, यानी कि मियोसिस होगा तो सेग्रीगेशन होगा। तो नॉन डिसजंक्शन इसका मे बी एक्सेप्शन हो सकता है। नॉन डिसजंक्शन मे बी exception of this law। नॉन डिसजंक्शन may be exception of this law, किसका? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का। बाकी इसका कोई भी जो है एक्सेप्शन प्रेजेंट नहीं है इस लॉ का। अब इसके बाद सेकंड हम इसका देखते हैं। सेकंड लॉ बोलता है क्या? लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। देखो इससे पहले मैं आपको कुछ ट्रिक्स बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एंड ट्रिक्स। ओके, थैंक यू।